Hello, friends. Welcome to our next lecture of the daily current affairs series. So today's topic is first topic is the नीलांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट. ठीक है. सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इट कम्स अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. तो ये आपको पता चाहिए. उसके बाद दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट. ठीक है. इसको 9 स्टेट्स में अप्लाई किया जाएगा एंड इट इज़ द प्रोजेक्ट अंडर द वर्ल्ड बैंक. ओके. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, सो ये बेसिकली क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम. जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है इसका कि हम जो सरफेस रन ऑफ होता है वाटर का उसको रिड्यूस करना है हमको. ठीक है. ताकि पानी की बर्बादी कम हो सके और अवेलेबिलिटी ऑफ द रेन वाटर को इम्प्रूव करना है, बेटर करना है, ताकि जो रेन वाटर की हम हार्वेस्टिंग कर सके, उसको कंजर्व कर सके और इकोनॉमिक को बूस्ट कर सके अच्छे से, और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम धीरे से बढ़ा सकें, और उसके बाद जो यील्ड है यानी कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसको भी हम क्या कर सकें, बढ़ा सकें, और जिससे क्या हो सके जो फार्मर्स की जो लिवलीहुड है वो बढ़ सके. फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इज़ नेशनल अथॉरिटी फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ द शिप्स. ठीक है. आपको पता है कि इंडिया में क्या होता है, जैसे अभी हम रिसेंटली बात करें तो अभी यूएस का एक शिप इंडिया में आया था. ठीक है. ये यूएस का एक शिप इंडिया में आया था फॉर द रिपेयर. तो ये इंडिया के लिए क्या है, ये इंडिया के लिए अच्छी बात है. लेकिन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट जो यूएस का जो शिप है इसका नाम था क्या, चार्ल्स ड्रू. ठीक है. वो अराइव हुआ था लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड एट दी काटुपुली, चेन्नई. ठीक है. ये 7 अगस्त 2022 को आया था. तो बेसिकली ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है इंडिया और यूएस के जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की जो टाइज़ है. ठीक है. तो उस टाई को ये दिखाता है कि अब हम लोग इतनी बड़ी धीरे धीरे हम लोग इकोनॉमी बन रहे हैं कि नाउ द यूएस इज़ सेंडिंग इट्स शिप फॉर द रिपेयर वर्क. ठीक है. तो आपको शिप का नाम याद रखना है क्या, चार्ल्स ड्रू शिप. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल अथॉरिटी फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ द शिप्स. ठीक है. तो जो शिप्स की रिसाइकलिंग होती है वो किस के अंतर्गत होती है, इट कम्स अंडर द रिसाइकलिंग ऑफ द शिप एक्ट 2019. ठीक है. और हमने एक हांगकांग कन्वेंशन भी साइन करके रखा है जिसके अंतर्गत अगर कोई भी शिप हमारे यहाँ आता है तो हम उसको रिसाइकलिंग करेंगे उसकी. ठीक है. एंड दिस हांगकांग कन्वेंशन फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ द शिप्स, दिस कम्स अंडर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द आईएमओ. ठीक है. आईएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन में. इसके बारे में हम बात अभी करेंगे. फिर हम बात करते हैं क्या, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्या किया था, अडॉप्ट किया था. फिर आपको पता होना चाहिए कि अलंग अलंग एक जगह है कहाँ पर, गुजरात में. अलंग को कहते हैं हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ द शिप्स, यानी कि जो शिप्स हैं सारे यहाँ पर आके ख़त्म हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है. तो इसीलिए अलंग को क्या कहते हैं, अलंग को हम गुजरात में एक जगह है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द शिप. ठीक है. सो बेसिकली ये क्या है, एक टाउन है गुजरात में. इट इज़ सिचुएटेड इन द गल्फ ऑफ खम्बट. ठीक. और ये क्या है, वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है. यहाँ पर पूरे दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, यानी कि शिप्स को तोड़ा जाता है. इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ द शिप्स भी कहते हैं. ठीक है. और हमने अलंग को ही क्यों चूज़ किया फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द शिप्स. बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी हैवी टाइड्स होती हैं एंड बिकॉज ऑफ द हैवी टाइड्स क्या होता है कि ये हेल्प करता है शिप्स को ब्रेक करने में. ठीक है. नेचुरल स्लोप्स हैं. फिर उसके बाद एक लो कोस्ट हार्बर है और स्ट्रेट बीच है. तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द शिप. फिर हम बात करते हैं डिजिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट. देखिए, डिजिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जो डिजिबूटी जो सिटी है ये है कहाँ पर. तो देखिए, ये है हमारा गल्फ ऑफ एडन. ठीक है. ये यहाँ पर है हमारा बाबल मंदाब. ठीक है. अगर यहाँ पर बात करें थोड़ा सा, देखिए ये है हमारी, दिस इज़ योर पर्शियन गल्फ. ठीक है. दिस इज़ द गल्फ ऑफ ओमान. यहाँ पर है हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज. ठीक है. ये है गल्फ ऑफ एडन. ये है रेड सी. यहाँ पर है बाब अल मंदाब, बाब अल मंदाब. ठीक है. उसके बाद आपको पता होना चाहिए, देखिए ये यमन है. यमन की यहाँ पर एक सिटी पड़ती है एंड द नेम ऑफ द सिटी इज़ एडन. एंड बिकॉज ऑफ दैट इस जगह का नाम, इस गल्फ का नाम क्या पड़ गया, गल्फ ऑफ एडन. ठीक है. तो ये जो डिजिबूती, ये देखिए ये जो सिटी है ये एक कोस्टल सिटी है. ठीक है. ये क्या है, एक कोस्टल सिटी. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. ये क्या है, दिस इज़ अ कोस्टल सिटी.
ठीक है, दिस इज़ अ कोस्टल सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी बात की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कन्वेंशन क्या है। देखिए, डिजिबुटी कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। डिजिबुटी कोड ऑफ कंडक्ट में हम बात कर रहे हैं, डिजिबुटी कोड ऑफ कंडक्ट में हम बात कर रहे हैं क्या, कि बेसिकली डिजिबुटी कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। डिजिबुटी कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द IMO। अगर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1948 में, और जिसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1959 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इंडिया ने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था 1959 में, तो ये आपको इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए। ठीक है, और डिजिबुटी कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसका काम क्या है, बेसिकली ये क्या करेगा, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है इंडियन ओशन रीजन में, इसको इन्हांस करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से इंडिया ने ज्वाइन किया था किसको, डिजिबुटी कोड ऑफ कंडक्ट को, एज एन ऑब्जर्वर। ठीक है, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 2009 में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें कि यहाँ पर एक अमेंडमेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, जेदा अमेंडमेंट। ठीक है, तो जेदा अमेंडमेंट किसके रिगार्डिंग है, जेदा अमेंडमेंट रिगार्डिंग है डिजिबुटी कोड ऑफ कंडक्ट के, और ये बात करता है इसके बारे में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल और अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग के बारे में बात करता है, कि अगर कहीं पर भी इलीगल, अनरेगुलेटेड और अनरिपोर्टेड फिशिंग हो रही है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और ये अमेंडमेंट हुआ था 2017 में। तो ये चीज़ें आपको इसके रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आगे, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1948 में, और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1949 में, और इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया था कब, 1949 में। तो ये आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये किस कन्वेंशन से आई थी, तो आपको पता होना चाहिए जो जिनेवा कन्वेंशन है, इस जिनेवा कन्वेंशन के बाद से जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ये आई थी। ये करती क्या है, बेसिकली जो शिप्स हैं उनके रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं, और उनकी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और टोटल जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो कितने हैं, 175 हैं, और 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ये क्या है, देखिए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, ये क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जिसमें क्या आती है, जिसमें जो भी कोस्टल कंट्रीज हैं उसको इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में क्या है, जो कोस्टल कंट्रीज है उसको इसमें शामिल करते हैं, और इसका एम क्या है, इसका एम है जो बैलेंस डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल ग्रोथ करना है इन द रीजन ऑफ इट्स मेंबर स्टेट, यानी कि जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच हमें बैलेंस डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ करना है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड दी प्रोवाइड द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू इट्स मेंबर थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी कि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच हमें अच्छे से इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना है, ताकि और उन्हें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ठीक है, और इसके अदर ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये हेल्प करेगा मेंबर कंट्रीज़ को अचीव करने में गुड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, इंक्लूडिंग दी प्रमोटिंग दी लिबरलाइजेशन, यानी कि लिबरलाइजेशन को प्रमोट करेगा, रिमूविंग दी इम्पेडिमेंट्स, कोई भी अगर एसोसिएशन से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इम्पेडिमेंट्स हैं, उसको कम किया जाएगा, और जो बैरियर्स हैं उनको क्या किया जाएगा, लोअर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए कि इसके जो प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो बेसिकली इसके प्रायोरिटी सेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बात करेगा, या ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेगा, फिशिंग मैनेजमेंट, अभी मैंने बताया आपको कि जो फिशिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल रेगुलेटेड फिशिंग होनी चाहिए। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करेगा, टूरिस्ट और कल्चरल एक्सचेंज के बारे में बात करेगा। ठीक है, इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है, मॉरिशस के साइबर सिटी में। टोटल इसके 23 मेंबर हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के टोटल कितने मेंबर है, टोटल इसके 23 मेंबर्स हैं। ठीक है, जिसमें जो फ्रांस है वो 23rd है, आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि
कंट्रीज विच आर द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन रीजन बट आर नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। देखिए कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन रीजन की तो पार्ट है, दैट इज दी आई ओ आर इज द इंडियन ओशन रीजन। तो कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन रीजन की पार्ट है बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो उन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, जैसे म्यांमार हो गई, पाकिस्तान हो गई, सोमालिया हो गई, डिजिबूती हो गई, यूथोपिया हो गई और इरिट्रिया हो गई। ठीक है, तो ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये कंट्रीज वो हैं जो इंडियन ओशन रीजन की तो पार्ट है बट इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको इन कंट्रीज़ को मैप में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है आपकी इरिट्रिया, ये डिजिबूती। ठीक है, और ठीक है, तो ये यहाँ से आप कुछ कंट्रीज़ को देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये आपका, ये दिस इज़ योर पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन ओशियन कमीशन। ठीक है, देखिए इंडियन ओशन कमीशन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे ना इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, ये कोई इंडिया का कमीशन नहीं है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, जो क्या है, जो अफ्रीकन कंपोज्ड ऑफ द आइलैंड नेशन। तो बेसिकली इंडियन ओशियन कमीशन जो है ये आइलैंड नेशन है उनको कंप्राइज करके एक बॉडी बनाता है। ठीक है, और इसमें अगर बात करें कि टोटल इसके कितने मेंबर हैं, इसके 5 मेंबर्स हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1982 में और इन द पोर्ट लुइस मॉरिशस। ठीक है, और जहाँ पर इसका क्या है, सेक्रेटरीट बेस्ड है। नंबर ऑफ जो मेंबर कंट्रीज है वो 5 है, कॉमरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, यूनियन और सेशल्स। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, इंडिया इसके वन ऑफ द ऑब्जर्वर स्टेट है जो कि 7 ऑब्जर्वर स्टेट है। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया इंडियन ओशियन कमीशन का एक ऑब्जर्वर मेंबर है और टोटल ऑब्जर्वर मेंबर कितने हैं, 7। ठीक है, और टोटल परमानेंट मेंबर कितने हैं, यानी कि टोटल जो मेंबर एक्चुअल हैं वो कितने हैं, वो 5 हैं। ध्यान रखिएगा इंडियन ओशन कमीशन जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, सागर इनिशिएटिव के बारे में। आपको पता होगा दैट इज़ दी सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये क्या था, ये इंडिया का स्ट्रैटेजिक विजन था किसके लिए, इंडियन ओशियन रीजन के लिए। ये किस लिए लाया गया था, ताकि हम क्या कर सकें, जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को उसको बढ़ा सकें। किसके, किससे, हमारे जो मैरीटाइम नेबर्स हैं। ठीक है, जो आसपास के जो नेबर्स हैं उनके, उनसे हम स्ट्रेटजिक जो भी ओशन इकोनॉमी है उसको हम क्या करें, उसको हम बढ़ा सकें। और ध्यान रखिएगा जो सागर इनिशिएटिव है ये क्या करेगा, ये अदर डोमेन में भी एप्लीकेबल होगा। जस्ट लाइक माने कि ये जो सागर इनिशिएटिव है ये हेल्प करेगा अदर डोमेन्स में। कौन कौन से डोमेन में, जैसे हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई, आपको पता होगा प्रोजेक्ट सागरमाला हो गया, प्रोजेक्ट मौसम, इसके बारे में बात कर चुके हैं। इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड द फोकस ऑन द ब्लू इकोनॉमी। फिर हम बात करते हैं मिशन सागर 2। देखिए ये किसके लिए है, ये है आपका ह्यूमन असिस्टेंट एंड डिज़ास्टर रिलीफ के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये लाया क्या था, जैसे जो कम्बोडिया में जो कोविड-19 के टाइम पर जो भी फूड अफेक्टेड पीपल्स थे जिनको फूड नहीं मिल रहा था प्रॉपर, तो उनके लिए था। और ध्यान रखिएगा अभी तक टोटल अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इज़ द मिशन सागर 1 एंड मिशन सागर 2। तो मिशन सागर 1 कहाँ पे है, ये मालदीव के लिए है, मालदीव, मेडागास्कर और मॉरिशस, ये 3 कंट्रीज़ में इंडिया ने भेजा हुआ था। एंड द सेकंड इज द फॉर द सूडान, साउथ सूडान, डिजिबूती एंड इरिट्रिया। ध्यान दीजिएगा सूडान और साउथ सूडान जो है, देखिए सूडान जो है दिस इज़ योर कोस्टल कंट्री बट साउथ सूडान इज़ नॉट कोस्टल कंट्री, इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। और डिजिबूती और इरिट्रिया जो है वो आपकी कोस्टल कंट्री है। ठीक है, कोस्टल कंट्री का मतलब क्या होता है कि वो अपनी जो बाउंड्री है वो सी से शेयर कर रही है, और लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कि वो बाउंड्री सी से शेयर नहीं करती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाना चाहूँ तो ये देखिए आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये है इरिट्रिया। ठीक है, तो इरिट्रिया क्या है, इरिट्रिया अपनी जो बाउंड्री है वो क्या है, सी से शेयर कर रही है। ठीक है, उसी तरह डिजिबूती भी शेयर कर रही है। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दिस इज़ सूडान, सूडान भी क्या है, सूडान देखिए रेड सी से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, बट साउथ सूडान कहीं भी अपनी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा। मीन्स दिस इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसी कंट्री जो भी अपनी सी से बाउंड्री नहीं शेयर कर रहा है तो वो क्या हो गया,
वो लैंडलॉक्ड होगी। जैसे इजिप्ट की बात करो तो ये लैंडलॉक नहीं है, सोमालिया की बात करो लैंडलॉक नहीं है, केनिया नॉट लैंडलॉक, तंजानिया नॉट लैंडलॉक। पर अगर आप बात करोगे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की, सो दिस इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, आई होप यू गेटिंग इट। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, तो ये इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, like the video, share the initiative. If you like the video, let us know in the comment section. Thank you. जय भारत, जय हिंद।